ओके सी हियर इनकम फ्रॉम बिजनेस की थियरी में अपना ये पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 हो चुका है, सेक्शन 28 एंड 41। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, सेक्शन 44 वाले सब सेक्शंस। ओके अब देखो सेक्शन 44 में क्या है, लुक हियर। ओके सबसे पहले आता है सेक्शन 44AA। दिस इज अबाउट कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब इस सेक्शन में क्या पढ़ना है कि किसको बुक्स मेंटेन करना है, किसको बुक्स मेंटेन नहीं करना है, और करना है तो किस टाइप का बुक्स मेंटेन करना है। ओके तो सी हियर सबसे पहले बुक्स मेंटेन करने का डिसीजन के लिए पहले चेक करना पड़ता है कि असेसी प्रोफेशनल है कि कोई और असेसी है। ओके और अगर प्रोफेशनल हुआ ना तो बुक्स तो मेंटेन करना ही है, खाली डिसाइड ये करना है कि कैसे बुक्स मेंटेन करें। बट प्रोफेशनल लोग को बुक्स ना मेंटेन करो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वंस यू आर अ प्रोफेशनल बुक्स मेंटेन करना ही पड़ता है, लेकिन डिसीजन क्या लेना है कि किस तरह की बुक्स मेंटेन करें। उसके लिए देखो एक कंडीशन है, एक कंडीशन ऐसी है ना जो क्या है बताऊंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना देन दे हैव टू मेंटेन स्पेसिफाइड बुक्स, और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन दे कैन मेंटेन एनी बुक्स, बट बुक्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर सम अदर पर्सन, मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है, तो फिर तुमको बुक्स मेंटेन करनी पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। मतलब इन लोग को तो ये डिसाइड करना बुक्स मेंटेन करूँ कि ना करूँ। ओके और वो डिसाइड करने के लिए अगेन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बताऊंगा। वो कंडीशन फुलफिल हुई तो बुक्स मेंटेन करो, और कैसे बुक्स मेंटेन करो, कुछ भी करो बट करो। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो सी पहले तो दिमाग में चार्ट का ढांचा फिट कर देना चाहिए, और इतना पक्का है कि प्रोफेशनल को बुक्स तो मेंटेन करना ही है। ओके नाउ सी प्रोफेशनल लोग के लिए कंडीशन है, लुक व्हाट इज दैट कंडीशन। अगर पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट्स, पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट्स लगातार 1,50,000 से ज़्यादा है, 3 साल, ऐसा भी नहीं कि एनी 1 ईयर, ऑल 3 years द ग्रॉस रिसीट शुड बी मोर देन 1,50,000। और ग्रॉस रिसीट्स का मतलब क्या है, मतलब खर्चा वर्चा कट किए बगैर जो टोटल कलेक्शन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल है ना ये, तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर को मरीजों से जो भी फीस मिले ग्रॉस अमाउंट खर्चा कट किए बगैर, वो अगर मोर देन 1,50,000 हुआ 3 साल लगातार, वो भी कौन से 3 साल, अपना ये साल को छोड़ के प्रीसीडिंग 3 years, तो उसको स्पेशल बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये देखो ये 3 साल का मोर देन 1,50,000 होना मतलब कंडीशन फुलफिल हो गया। ये देखो टिक किया है ना, और कंडीशन फुलफिल हुआ तो दे हैव टू मेंटेन स्पेसिफाइड बुक्स। लेकिन सी अगर ये 3 साल का ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 क्रॉस नहीं हो रहा है तो भी उनको बुक्स तो मेंटेन करना ही है, बट बाद में इन लोग कैसी भी बुक्स मेंटेन करेंगे चलेगा। ओके तो सी स्पेसिफाइड बुक्स के लिए 3 साल लगातार मोर देन 1,50,000 होना चाहिए ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेसिफाइड बुक्स। तो सी स्पेसिफाइड बुक्स का मतलब ये देखो इसकी लिस्ट, एक ये लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में क्या क्या है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, फिर खर्चों का ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल ओसी लिखा है ना, ओसी मतलब ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बिल, कौन से बिल, खर्चों वाले, और इनकम के बिल का कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब इनकम वाले बिल का कार्बन कॉपी, खर्चों वाले बिल का ओरिजिनल कॉपी। फिर ये देखो 2 और चीज है, सोमर एंड डकर। सोमर एंड डकर मेरा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बता दो क्या है। सोमर मतलब स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर, और डकर मतलब डेली केस रजिस्टर। ये डॉक्टर लोग को ही मेंटेन करना है, ये डॉक्टर लोग की खास 2 स्पेशल बुक्स है, सोमर एंड डकर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर, डेली केस रजिस्टर। सी स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर तो समझता है, ये क्या होता है, डेली केस रजिस्टर। केस का मतलब पेशेंट, डॉक्टर अगर दिन में 10 पेशेंट को देखता है तो उसका डेली हिसाब रखना पड़ेगा। एवरी पेशेंट इज लाइक 1 केस, तो उसको डे टू डे बेसिस पे कितने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, उससे कितनी फीस मिल रही है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओके तो दीज आर द स्पेसिफाइड बुक्स अ प्रोफेशनल हैज टू मेंटेन इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी बुक्स तो मेंटेन करनी है, लेकिन फिर कैसी भी बुक्स मेंटेन करेगा चलेगा, मतलब डायरी में हिसाब किताब लिख दिया तो भी चलता है। ऐसा कुछ मेंटेन करो जिससे गवर्नमेंट को तुम्हारी इनकम कंप्यूट करने में आसानी हो। बड़े कैश बुक, जर्नल, लेजर ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके बट सी ये प्रोफेशनल लोग के लिए ना, अब प्रोफेशनल का मतलब क्या है, तो सी प्रोफेशनल का भी डेफिनेशन स्क्रीन पर देखना दिखेगा भैया। प्रोफेशनल मतलब मेल फिट कंपनी,
एक कीवर्ड है, इन लोग को प्रोफेशनल बोलते हैं। गेस करो फुल फॉर्म। मेल में एम क्या होगा? मेडिकल प्रोफेशन। ए फॉर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मतलब चार्टेड अकाउंटेंट भी आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आ गया, अकाउंटेंसी। एक और ए है आर्किटेक्चर। एल फॉर लीगल, लॉयर लोग होते हैं लॉयर। फिर इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या क्या था फटाफट देखो, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, लीगल, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरीज एंड अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। इन लोग के लिए ये कंडीशन देख के डिसीजन लेना होता है। ओके, दैट मीन्स सी अगर कोई बंदा मेल फिट कंपनी नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, अगर कोई अदर पर्सन है, तो इन लोग का तो बुक्स मेंटेन करे कि नहीं करे वही डाउटफुल है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन अ कंडीशन। अगेन देखो इन लोग की कंडीशन कैसी है, देखो लोग इन लोग की कंडीशन थोड़ी अजीब है। ये देखना, एक सेकेंड, इन लोग का ऐसा है ना, या तो पिछले 3 साल में से किसी एक साल का सेल्स मोर देन 10 लाख होना चाहिए, किसी भी एक साल का। किसी एक साल में भी सेल्स 10 लाख के ऊपर क्रॉस हो गई ना, दैट मीन्स गवर्नमेंट बोले भाई तू बड़ा हो रहा है अभी, और बड़ा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ और बुक्स मेंटेन कर। और बड़ा होने का क्राइटेरिया क्या है? किसी एक साल का भी सेल्स मोर देन 10 लाख होना चाहिए। और सी सेल्स अगर 10 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो भी चलता है। एक और क्राइटेरिया है, तुम्हारी इनकम फ्रॉम बिजनेस मोर देन 1,20,000 होनी चाहिए। और पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब एक तरह से नेट प्रॉफिट हो गया। मतलब ऐसा सोचो ना, या तो नेट प्रॉफिट बड़ा हो या सेल्स, बट नेट प्रॉफिट मैं बोल तो दिया इसको, लेकिन नेट प्रॉफिट नॉट एज पर अकाउंट्स, एज पर इनकम टैक्स। बेस्ट पता है फाइनल अकाउंट्स का सीन इमेजिन करो, फाइनल अकाउंट्स पे एकदम टॉप में जो सेल्स आता है ना, सेल्स या तो सेल्स 10 लाख के ऊपर होनी चाहिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट, वो 1,20,000 के ऊपर होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट मतलब एज पर इनकम टैक्स। दोनों में से कोई भी क्रॉस हुआ ना, और 3 में से किसी भी एक साल में क्रॉस हुआ ना, तब गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे को बुक्स तो मेंटेन करना पड़ेगा। और पता है इनको बुक्स मेंटेन कब नहीं करना पड़ेगा? ना तो उसकी सेल्स कभी क्रॉस हुई 10 लाख, ना उसका नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,20,000 क्रॉस हुआ, हमेशा उसके फिगर छोटे 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 रहे हैं तीनों साल में, तो उसको बोलेंगे तू तो बच्चा है और बच्चों से बुक्स मेंटेन करवाने का हमको कोई शौक नहीं है। ओके, बेस्ट पता हो इसको कैसे याद रखना चाहिए। पिछले 3 साल में से ये जो 6 फिगर दिख रहे हैं ना, 6 स्क्रीन पर देखो, इन 6 में से एक फिगर भी बड़ा हुआ ना, बस बुक्स मेंटेन करना है। मीन्स अपने दिमाग में 6 फिगर होने, 6 समझा क्यों? 3 तो सेल्स के फिगर हो गए पिछले 3 साल के, और 3 नेट प्रॉफिट के फिगर हो गए। इन 6 में से कोई एक फिगर भी बड़ा हो गया ना, तो ही बुक्स मेंटेन करना है। लेकिन 6 के 6 फिगर छोटे हैं तो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और करना भी है तो कैसा भी बुक्स मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि कैश बुक, जर्नल, लेजर, वैसा एनी बुक्स एज असेसिव वांट्स, बट ऐसी बुक्स हो जिससे इनकम टैक्स वालों को तुम्हारी इनकम कंप्यूट करने में आसानी हो। लेकिन सी ये जो 10 लाख और 1,20,000 हमने याद किया ना, ये किसके लिए मालूम है? नॉन इंडिविजुअल, नॉन एचयूएफ के लिए। मतलब अगर तुम इंडिविजुअल नहीं हो, एचयूएफ नहीं हो, तो ऐसा वाला अमाउंट है 10 लाख और 1,20,000। दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ को डिसीजन लेना है ना, तो ये 10 लाख के जगह पे 25 लाख है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि नेट प्रॉफिट 1,20,000 की जगह पे 2,50,000 है। मतलब वो कब? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो। क्योंकि सी इंडिविजुअल एचयूएफ लोग बच्चे होते हैं, नहीं देखो लिखा है इधर, इंडिविजुअल एचयूएफ लोग छोटे लोग होते हैं ना, एंड छोटे लोग को गवर्नमेंट अवॉइड करती है कि उनको बुक्स का मगजमारी देने के लिए। इसलिए उनको क्या बोला है, तुम लोग तो 25 लाख तक भी टेंशन मत लो। अरे बाकी लोग को तो अगर 10 लाख की सेल क्रॉस हुई बुक्स मेंटेन कर, लेकिन इंडिविजुअल लोग क्या छोटे छोटे लोग होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, तो उनको गवर्नमेंट ने कॉम्प्लायंस बर्डन नहीं देना। बर्डन है ना बुक्स मेंटेन करना, वो गवर्नमेंट ने बोला चलो मत मेंटेन करो। पर हाँ, एक बार 25 लाख की सेल्स क्रॉस हो गई पिछले 3 में से कोई भी एक साल, या फिर नेट प्रॉफिट 2,50,000 के ऊपर हो गया किसी भी एक साल में, नेट प्रॉफिट मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके,
और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब एक्चुअली देखो ये वाला फिगर है, ये देखो ये फिगर होता है ना, दिस फिगर इन एनी वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years शुड बी मोर देन 1,20,000 और वही इंडिविजुअल अचीव हुआ तो 2,50,000। ओके, फिर ये देखो अगर ये बुक्स मेंटेन करने के रूल को तुम फॉलो नहीं करोगे ना 25 ईयर की पेनल्टी लगती है। अंडर सेक्शन 271A 25,000 का पेनल्टी लगता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की थियरी। अब ये क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब देखो अगला सेक्शन है 44AA था ना, नेक्स्ट सेक्शन है 44AB। दिस इज अबाउट ऑडिट, किसको ऑडिट करना पड़ता है। अभी तो बुक्स मेंटेन कर रहे थे ना, अभी बुक्स को चेक करवाना, ऑडिट करवाना वो भी कंपलसरी होता है, लेकिन उसके लिए देखो रूल क्या है। अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हारा ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 50 lakhs होना चाहिए। ओनली इफ योर ग्रॉस रिसीट्स इज मोर देन 50 lakhs तो ही बुक्स ऑडिट करवाना है। ओके, मतलब देखा प्रोफेशनल लोग के लिए बुक्स मेंटेन करूं कि ना करूं उसके लिए 1,50,000 था, वो तो तीनों प्रीसीडिंग ईयर में ग्रेटर होगा। तो खैर उससे तो हमने डिसाइड किया था कि स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना है कि एनी बुक्स, बट वो बुक्स मेंटेन करने के लिए था। अभी हम लोग ऑडिट का डिसीजन ले रहे हैं और ऑडिट के लिए प्रीसीडिंग 1 साल 2 साल नहीं, करंट ईयर ही देखना है। मतलब जिस ईयर की बुक्स को ऑडिट करना है, डिसीजन लेना है, उसी ईयर का रिसीट्स देखना है। इफ दैट इज मोर देन 50 lakhs तो बुक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, और अगर इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल तो अपने को करंट ईयर की सेल देखनी है, अगर वो 1 करोड़ क्रॉस हो गई तो ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन सी 1 करोड़ के बदले ना कोई लोग के लिए 10 करोड़ से डिसाइड करना पड़ता है। मतलब कोई लोग को तो ऐसा है ना 10 करोड़ तक भी हुआ ना सेल तो भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, 10 करोड़ क्रॉस हुआ तब ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कब मालूम है, जिसका पूरा चेक में ही धंधा होता है। पूरा चेक में धंधा होता है मतलब एटलीस्ट 95% ऑफ योर रिसीट्स, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 95% ऑफ योर रिसीट्स इज बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट और ECS, प्लस एटलीस्ट 95% ऑफ योर पेमेंट्स ऑल्सो शुड बी मेड बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट या ECS। मतलब सोचो ना, जिसके धंधे में रिसीव भी सब चेक में होता है, पेमेंट भी सब चेक में होता है, उसके धंधे में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ झोलझाल नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग पे तो गवर्नमेंट को वैसे ही ट्रस्ट आ गया। और ऑडिट भी हम क्यों करवा रहे हैं, चेक करने के लिए। चेक कब करते हैं, जब डाउट होता है, और इन पे तो डाउट ही कम हो रहा है, इसका धंधा ही पूरा चेक में हो रहा है। सिर्फ चेक में हो रहा है मतलब लिटरली चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो गया, जीपे, पेटीएम सब आ गया। ओके, ये देखो इधर लिखा हुआ है कि अगर अपनी 95% और मोर ऑफ द रिसीट्स प्लस 95% और मोर ऑफ द पेमेंट्स, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिसीट्स भी पेमेंट्स भी। ये अगर चेक, ड्राफ्ट, ECS में है तो 10 करोड़ तक भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, और 10 करोड़ के ऊपर हो तो ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो ये ऑडिट के लिए सेक्शन था 44AB। और पता है ऑडिट नहीं करते ना तो इसकी पेनल्टी है, लुक 0.5% ऑफ सेल्स, 0.5% ऑफ सेल्स और 1,50,000 विच एवर इज लेस। अगर तुमने ऑडिट जैसा गवर्नमेंट बोल रही नहीं किया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये देखो पेनल्टी का सेक्शन है 271B, कितनी लगेगी, 0.5% ऑफ जेरा जितना भी सेल्स है, सेल्स का 0.5% और 1,50,000 विच इज लेस, इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके, और पेनल्टी एसएससी को भरना है। ऑडिट कौन करेगा, CSA। तो अगर CSA ऑडिट नहीं करवाओगे तो एसएससी को ये खर्चा करना पड़ेगा पेनल्टी का। ओके, तो ये 44AB था, कंपल्सरी ऑडिट। नाउ लुक हियर, इसके बाद अगला सेक्शन देखो 44AE। दिस इज अबाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। सी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ये देखो स्क्रीन पर, अगर तुम्हारे पास 10 जितनी ट्रक है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट बिजनेस मतलब गुड्स को यहाँ वहाँ हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का धंधा। इन लोग के बिजनेस में अगर तुम्हारे पास 10 या कम ट्रक है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो सुन, वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाने का जरूरत नहीं है। इन लोग का इनकम शॉर्टकट से कैलकुलेट होता है, और शॉर्टकट क्या मालूम है, 7,000 पर मंथ पर व्हीकल, ये इनकी इनकम हो गई, डायरेक्टली उनका नेट प्रॉफिट हो गया।
मतलब गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर रही है, प्रिज्यूम करना मतलब अज्यूम करना। क्या अज्यूम कर रही है कि तेरे धंधे में नेट प्रॉफिट है, ये नेट मतलब सब खर्चा वेर्चा काट के तुझे महीने का 7,000 पर मंथ आ रहा है एक ट्रक से, ऐसा गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है। और अगर तू ये बात गवर्नमेंट की मान लेगा ना तो तुझे बुक्स भी मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट भी नहीं करना है। बेसिकली पता है ये सिस्टम गवर्नमेंट ने क्यों चालू किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा छोटे छोटे धंधे में मगजमारी इतनी होती है और उसमें बुक्स भी मेंटेन करो, ऑडिट भी करो, लोगों का काम बढ़ जाता है। तो लोगों को बुक्स और ऑडिट के जंजाल से मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो एक काम करते हो, तुम्हारा बुक्स और ऑडिट के कामकाज से तुमको फ्री कर देंगे, लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी। और हमारी बात ये कि हम प्रिज्यूम करें कि तेरी इनकम 7,500 पर मंथ पर व्हीकल है, और अगर ये तू बात मान लेगा तो इनकम को लेके आपस में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर बाद में हमको बुक्स क्यों चाहिए, ऑडिट भी क्यों चाहिए? बुक्स तो हम क्यों मेंटेन करवाते, ऑडिट तो हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमको तेरी इनकम चेक करनी है। लेकिन अगर इनकम को लेके हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया तो हमको भी बुक्स क्यों चाहिए, हमको भी ऑडिट क्यों चाहिए? हम लोग को भी नहीं चाहिए, तू भी फ्री हो गया। लेकिन अगर तू नाटक करेगा नहीं नहीं मेरी इनकम 7,500 हो ही नहीं सकती है, मेरी तो इनकम और भी कम है और भी कम है, हाँ तो फिर अगर तेरे को लगता है तेरी इनकम कम है, कम दिखा, बाद में तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा। और बेसिकली पता है 7,500 कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट के धंधे में ना असली में तो इनकम जोरदार आती है। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला चल ना हमको एक्चुअली कितना इनकम है नहीं देखने का है, 7,500 जितना इनकम भी दिखा दिया ना। वेट 7,500 पूरे साल का नहीं है, पर मंथ है, और वो भी एक व्हीकल से। अगर उसके 4-5 व्हीकल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर जो भी है गवर्नमेंट ने बहुत ही कमती अमाउंट बताया है। इतना अमाउंट तो कोई भी खुशी खुशी दिखा देना चाहिए, लेकिन कोई कोई लोग के नखरे होते नहीं मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरी तो और भी कम है और भी कम है, तो दिखाओ कम। लेकिन कमती दिखाना है तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन सी ये 7,500 पर मंथ पर व्हीकल है ना, अगर तुम्हारी ट्रक हैवी नहीं है तो, अगर तू हैवी ट्रक से धंधा कर रहा है, बड़ी बड़ी ट्रक्स, हैवी ट्रक मतलब जिसका वजन 12 टन से ज्यादा है, 12 टन मतलब 12,000 किलो होता है। 12 टन बोलो कि 12,000 किलोग्राम बोलो, एक ही बात होता है, लेकिन मैं टन्स में बात कर रहा हूं। चलो अगर तुम्हारी ट्रक का वजन 12 टन से ज्यादा है मतलब हैवी ट्रक है, तो फिर 7,500 वाला सिस्टम नहीं है। फिर ये देखो 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, 3 पर लग जाएंगे, पर टन पर मंथ पर व्हीकल। लेकिन पर टन में कितना टन लेंगे, वो तो व्हीकल का वजन देखना है। कोई बोले हमारे पास तो 18 टन की ट्रक है, 18 टन तो 1 टन के पीछे 1000 है, तो 18 टन का 18,000, फिर इंटू महीने तो 12 ही लेते हैं ना, है ना। और व्हीकल डिपेंड करता है कितनी है, 2 व्हीकल ऐसे तो इंटू 2 कर देंगे। तो पर टन डिपेंड्स अपॉन ट्रक कितने टन्स का है, बट 1000 पर टन हो जाएगा पर मंथ पर व्हीकल। और अगर ये कब जगह 12 टन से ज़्यादा वजन वाली ट्रक हुई तो, लेकिन अगर ट्रक का वजन 12 है या कम है तो टन वन मत देखना, फिर तो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, फिर पर मंथ और पर व्हीकल है, टन वन नहीं देखने का। ये देखो इधर मैं लिख के रखा, लुक हियर 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, और अगर हैवी ट्रक्स हुआ तो 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, ओके। और ये है ना अगर तेरे पास 10 जितनी ट्रक है तो, हाँ 10 से ज़्यादा ट्रक होती है ना तो तुमको बाकायदा वो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये देखो अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटमेंट होता है ना, ऊपर सब इनकम लिखी 2841 वाली, फिर डिडक्शन माइनस किया, फिर प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना पड़ता है डिटेल्ड। वो सेक्शनों से हरा भरा स्टेटमेंट था ना, वो कब अगर 10 से ज़्यादा ट्रक है तो, 10 तक है तो अपने को स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी इनकम कंप्यूट हो जाएगी। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा, लुक हियर, अगर ये वाला अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बताया है अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो नो बुक्स नो ऑडिट। और अगर तुमको इससे ज़्यादा इनकम दिखानी है तो गवर्नमेंट बोले मोस्ट वेलकम, ज़्यादा इनकम कोई दिखा रहा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, टैक्स ज़्यादा ही भरेगा, तो भी नो बुक्स नो ऑडिट। लेकिन अगर कोई पंगा ले रहा है मतलब बोल रहा है नहीं मेरी इनकम तो ये 7,500 वाले अमाउंट से भी कम है, तो ठीक है कम दिखा, लेकिन कमती दिखाना है तो बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा।
अब ऐसे में एसएससी क्या बोलेगा, बुक्स क्यों मेंटेन करूं, ऑडिट क्यों करूं, मैं वो वाले सेक्शन के हिसाब से तो नो बुक्स में आता हूं। वो वाला सेक्शन मतलब ये देखो बुक्स वाले सेक्शन में था ना इधर, वो ट्रांसपोर्टर बोल सकता नहीं मेरा तो बुक्स वाले सेक्शन में मैं नो बुक्स में फॉल कर रहा हूं, और ऑडिट वाले सेक्शन में भी मेरा 1 करोड़ नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोले भाड़ में गए वो सेक्शन। कौन से? 44AA बुक्स वाला, 44AB ऑडिट वाला, भाड़ में गए वो सेक्शन। तुझे अगर कमती दिखाना है ना तो बुक्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन 44AA एंड AB। मतलब वहां क्या लेकर हमको पड़ी नहीं है, क्योंकि तू कम दिखा रहा, हमको हजम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरी इनकम इतनी, इससे कम क्या हो सकती है। हमने ऑलरेडी 7 या 500 कम बोले, उससे भी कम हमको हजम ही नहीं हो रही बात। लेकिन क्या करे, तेरे से बहस नहीं करनी है, बट तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना, ऑडिट भी करना पड़ेगा। ओके, टेल मी इन लोग का क्या है? 10 से ज्यादा ट्रक है तो इनको तो स्टेटमेंट बनाना, और इन लोग की बुक्स एंड ऑडिट का क्या है? इन लोग का बुक्स एंड ऑडिट देखो क्या लिखा, डिपेंडिंग अपॉन 44AA जो पिछले सेक्शन में पढ़ाया था ना कि 44AA की कंडीशन के हिसाब से बुक्स आती तो मेंटेन कर, और ऑडिट करना आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो ऑडिट कर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस सेक्शन जो मैंने पढ़ाए थे। बट इन लोग का क्या था? इन लोग का तो अगर तूने स्वीकार लिया ये अमाउंट तो बुक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, कम दिखाना है तो बुक्स ऑडिट मेंटेन करना है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन वो वाले सेक्शन, वो सेक्शन के भाड़ में बुक्स मेंटेन करना है, ऑडिट भी करना है। ओके, ये चार्ट में सब आ गया, लेकिन एक चीज ये देखा, ये ओन्स लिखा है, मतलब है ना प्रिजम्पटिव वाला ये बेनिफिट चाहिए ना तो ट्रक की ओनरशिप देखनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में दिया ना वो 12 ट्रक से धंधा कर रहा है, लेकिन 12 ट्रक में से 3 तो भाड़े की है, तो भाड़े की 3 है तो ओनरशिप वाली तो 9 है ना, तो 9 मतलब 10 से कम है, तो उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलेगा। अरे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिशियल है, इसमें इतनी सी इनकम दिखानी, टैक्स भी कम है, और बुक्स ऑडिट मेंटेन करने का मगजमारी भी नहीं है। ओके, बट ओनरशिप बेसिस पे देखना है कि 10 जितनी ट्रक है कि नहीं। ओके, ये वाला एग्जांपल ट्राई करो। लुक, मेरे पास 6 ट्रक थी एज ऑन 1 अप्रैल 23। एक सेकंड पहले, इसके पहले एक चीज थी, अपना ये जो अमाउंट कैलकुलेट हो गया ना, फाइनल नेट प्रॉफिट है, फाइनल, इसमें कुछ भी खर्चा माइनस से करने मिलता। कोई बोले खर्चों का डिडक्शन क्या, अरे नेट है, नेट प्रॉफिट मतलब नेट, अभी कुछ माइनस से करने मिलेगा। लेकिन एक चीज माइनस करने मिलती है, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये चीज का डिडक्शन मिलेगा, और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का डिडक्शन मिलता है। क्योंकि वैसे भी पता है फाइनल अकाउंट्स में ना ये दोनों चीज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स याद होगा तो। सी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला खर्चा सब नेट हो गया है, 7,500 में तेरे P&L वाले सब खर्चे नेट हो गए। हाँ, लेकिन ये जो है ना पार्टनर को जो देते वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक और अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो वो अप्रोप्रिएशन आइटम है, वो तो नेट प्रॉफिट कमाने के बाद पार्टनर लोग को इंटरेस्ट देते हैं ना, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बट और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो याद रखना, बाई चांस पार्टनर का इंटरेस्ट, पार्टनर का रेम्यूनरेशन दिया है ना, तो अपने जो 7,500 वाले अमाउंट निकालते हैं उसमें से लेस कर देना, और कोई खर्चा लेस करना अलाउड नहीं है। ओके, फिर ये देखो, ये वाला ट्राई करो। मेरे पास 6 ट्रक है, 6 में से मैंने 1 बेच दी। कभी बेची? 27 जून को बेची, और 5 अभी भी पड़ी है। अरे 6 ट्रक का ब्रेकअप है, 1 बेची 5 पड़ी है, 1 बेची 5 पड़ी है। फिर 2 और ट्रक मैंने खरीदी 14 टन्स वाले। कभी खरीदी? 4 अक्टूबर को। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, एमसीक्यू एनसीक्यू में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भरोसा नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। पहले ये 5 ट्रक का देखो, ये 5 ट्रक तो शुरुआत में थी, एंड तक पड़ी थी, मतलब इन 5 ट्रकों का इस्तेमाल पूरे 12 महीने हुआ है, लेकिन ये ट्रक का वजन नहीं दिया है। ट्रक का वजन नहीं दिया हो ना तो 7,500 के हिसाब से करो। ये देखो मैंने सॉल्व किया हुआ, देख लो, चेक कर दिया हो। 7,500 इंटू 12 महीना इंटू 5 व्हीकल, पर मंथ पर व्हीकल है ना, तो पर मंथ तो 12 महीना और व्हीकल 5 है तो 5, ये ठीक है, समझा। हाँ, फिर देखो नेक्स्ट, ये 1 ट्रक है ना, हमने 27 जून को बेची,
तो सी कोई भी तारीख को बेचा ना, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ, इधर रूल है पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। तो अपने साथ ये ट्रक कब तक थी, अप्रैल में थी, मई में थी, अब जून में 2-3 तारीख भी था तो पूरा गिन लो। 1 जून को भी बेचा तो जून आ गया ना, पूरा जून गिनना है। तो अप्रैल में जून 3 महीना हो गया, और इसका भी वजन नहीं दिया है ट्रक का, तो अपने को 7500 से करना। तो ये देखो मैंने क्या किया, चेक करते आओ, 7500 इंटू 3 मंथ्स लिया, क्योंकि ये ट्रक ने अपना साथ 3 महीना निभाया, और इंटू 1 व्हीकल। ओके, फिर 2 नई ट्रक लिए ना, ये तो 14 टन वाली है भाई, 14 टन ईच, और 14 टन मतलब 12 टन से ज़्यादा है तो हैवी व्हीकल है। तो इधर 7500 वाला रूल नहीं चलेगा, 1000 पर मंथ पर टन। ओके, और पर व्हीकल 3 पर है, तो पहले 1000 पर टन है, तो इंटू कितने टन्स, 14 टन्स। फिर पर मंथ है, कितने मंथ्स लेंगे, हाँ वो देखना पड़ेगा। ये ट्रक मैंने 4 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक इसको यूज़ किया है मैंने, तो गिनो, अक्टूबर को गिनना है, गिनेंगे पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना हो गया। तो ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1000 पर टन था तो इंटू 14 टन्स हो गया। फिर पर मंथ है तो इंटू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स मैंने ऐसे गिने थे। और ऐसे कितनी व्हीकल है, 2 व्हीकल है ना, 2, ये देखो 2 लिखा था तो इंटू 2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिर इसका करना क्या है, अरे ये सबको ऐड करके क्या आता है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका क्या करते, 5 एड्स में शामिल करते, और 5 एड्स का टोटल आके ग्रॉस टोटल इनकम आता है। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फिर टैक्स कैसे निकालते, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रीबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन वो सब बाद में, ये अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का आंसर आ गया। और देखा इधर को स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं बना है, अलग स्टाइल से है, दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। लेकिन सी ये 44AE चल रहा था ना, 44AE में ट्रांसपोर्टर लोग का प्रिजम्पटिव है। तो अभी डाउट क्या गया सर, ट्रांसपोर्टर लोग के लिए क्यों, तो सी बाकी लोग के लिए भी है, लेकिन बाकी लोग का सेक्शन अलग है। ट्रांसपोर्टर लोग का 44AE, बाकी लोग के लिए 44AD होता है, एडी। और प्रोफेशनल लोग का तो अलग ही है, 44ADA। तो सी टोटल 3 प्रिजम्पटिव के सेक्शन है, ट्रांसपोर्टर का 44AE, दूसरे धंधों में AD, प्रोफेशनल्स का ADA। प्रोफेशनल मतलब मैंने बताया था ना आज, मेल फिट कंपनी वाले लोग। तो सी अभी मैं प्रोफेशनल लोग का बता देता हूँ। ये देखो प्रोफेशनल लोग में ना सेक्शन क्या आता है, ADA। सी ये प्रोफेशनल का बता दिया, इसके बाद अगला सेक्शन आएगा ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरा धंधाज, दूसरे धंधे का अलग सेक्शन है, वो बाद में कराऊंगा, पहले प्रोफेशनल लोग का बता देता हूँ। सी ऐसा सिमिलर रूल जो मैंने बताया था ट्रांसपोर्टर का, सेम चीज प्रोफेशनल लोग के लिए भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये देखो ट्रांसपोर्टर का क्या था, अगर तेरे पास 10 जितने ट्रक है तो ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होगा ना, इधर 10 नहीं, ग्रॉस रिसीट्स देखते, अगर तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो ही तुमको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को बेनिफिट क्यों बोल रहा हूँ, अरे उसमें कुछ थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जो बता रही इनकम उतना दिखाना है, और उतना दिखा दिया तो अपना गवर्नमेंट से कभी झगड़ा भी नहीं होगा ना, बुक्स ऑडिट मगजमारी होगी, वो सब है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, योर ग्रॉस रिसीट शुड बी अप टू 50 लाख। ओके, और अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है ना तो प्रिजम्पटिव नहीं, फिर तुमको एक्चुअल बेसिस पे पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला। ये देखो है ना, एंड फिर बाद में बुक्स और ऑडिट वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन बुक्स का सेक्शन क्या था 44AA एंड ऑडिट के लिए 44AB। बट ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा मोर देन 50 लाख से तो। लेकिन सी अप टू 50 लाख वालों के लिए क्या लो है, ऐसा स्टेटमेंट वेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ग्रॉस रिसीट्स का 50% उसको अज्यूम करते तेरा नेट प्रॉफिट है। मतलब गवर्नमेंट क्या मान रही है कि अगर तू डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तुझे अपने क्लाइंट से 100 रुपया मिलता है ना, तो 100 में से 50 रुपया तेरा खर्च हो जाता है, ऐसा मान रहे। और 50 खर्च हो गया तो तेरी जेब में नेट 50 आ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसको बोलते हैं प्रिज्यूम कर रही गवर्नमेंट। और अगर ये बात तो हमारी स्वीकार लेगा तो बुक्स मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट नहीं करना है, और अपने बीच कभी झगड़ा भी नहीं होगा। ओके, तो ये देखो क्या इनकम दिखानी है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। सी 50% अपना नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस रिसीट्स तो क्या ग्रॉस है, डॉक्टर को मरीजों से जो मिला होगा वो फुल अमाउंट है, उसमें से 50% खर्चा मान लो तो बचा हुआ 50% मेरा नेट प्रॉफिट हो गया।
और इधर भी वही बात है, देखो अगर ये बात तुम लोग स्वीकार लोगे तो नो बुक्स नो ऑडिट, और ज़्यादा भी दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कम दिखाना है तो तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा। ये बोलेगा मैं तो 50 लाख से कम वाला हूँ, ऑडिट क्यों करूँ? प्रोफेशनलों को ऑडिट तो 50 लाख के ऊपर लगता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बोलेगी वो सब सेक्शन का बात मत कर, तूने कमती दिखाने का पंगा लिया है। कमती हो कैसे सकता तेरा इनकम? 50% जितना इनकम दिखा दे बस, उससे कमती हो ही नहीं सकता, हमको लगता ही नहीं हो सकता है, फिर भी तू बोल रहा है तो बुक्स भी मेंटेन कर, ऑडिट भी कर, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 44AA और AB। तो ये था, लेकिन सुनो इसमें एक अमेंडमेंट आया। लुक, एक अमेंडमेंट है कि अभी तक क्या था, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, सुनो। अभी तक क्या था, 50 लाख तक हुआ तो ही प्रिजम्पटिव मिलता था, लेकिन अगर किसी का ग्रॉस रेसी 50 लाख के ऊपर है तो प्रिजम्पटिव वाला बेनिफिट नहीं मिलता था ना। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला चलो हम आपको 75 लाख हुआ तो भी देंगे। ये देखो, अप टू 75 लाख वालों को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, तुम्हारे धंधे में जो रिसीट्स होती है ना, रिसीट्स वो चेक में होने चाहिए। पेमेंट्स की हमें परवाह नहीं है, जो रिसीट्स हो रहा है, क्यों रिसीट ही आखिर तेरी इनकम बन रही है ना, तो जो रिसीट्स हो रही है ना उसमें 95% और मोर शुड बी बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट और ECS। अगर ऐसा है तो तेरा 75 लाख तक भी ग्रॉस रिसीट्स है ना, तो भी तेरे को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, और बेनिफिट ही है ना। प्रिजम्पटिव में क्या, अपने को ग्रॉस रिसीट्स का 50% दिखाना है, फिर बाद में बुक्स का झमेला नहीं, ऑडिट का झमेला नहीं, और इसका जो रिटर्न भी फाइल करते हैं ना, उसका फॉर्म भी बहुत सिंपल होता है। ओके, और बाद में गवर्नमेंट अपने पे ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करती, सब अच्छा ही है। लेकिन ये अच्छा, पहले तो खाली 50 लाख वालों को मिलता था ना, अभी 75 लाख तक वालों को भी मिलेगा, लेकिन कंडीशन है 75 लाख तक के लिए एलिजिबल होना है तो तेरा 95% और मोर ऑफ द रिसीट्स, पेमेंट्स मत देखना, खाली रिसीट्स देखना है, वो अगर अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, ECS से तो तेरे को प्रिजम्पटिव मिलेगा, इवन इफ इट इज अप टू 75 लाख। पर हाँ, 75 लाख से ऊपर वालों को तो प्रिजम्पटिव मिलेगा ही नहीं। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो ये 44AD ये हो गया। फिर सुनो, अगला एक और पॉइंट है, देख लो, इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, ये खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए, नॉट बीइंग LLP। और अपने CA इंटर में तो वैसे भी इंडिविजुअल का ज़्यादा पूछते हैं, कंपनी पूछते भी नहीं है, तो ठीक है ये पॉइंट बता दे, इसका इतना रेलेवेंस नहीं आएगा अपने को। फिर भी याद रखो, दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट LLP। तो ये 44AD हो गया। ओके, फिर देखना अगला सेक्शन 44AD किसके लिए मालूम है? ट्रांसपोर्टर को छोड़ के जो दूसरे धंधे होते हैं। अभी प्रोफेशनल को तो भूल जाओ, उसका तो अलग सेक्शन हो गया। अभी बिजनेस है, वो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस को छोड़ के अदर बिजनेस, इन लोग के लिए भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन इन लोग के लिए रूल क्या है, अगर तुम्हारी सेल्स 2 करोड़ तक है सेल्स, तो ही तुमको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलेगा। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक फायदा है, लेकिन फायदा चाहिए तो छोटे लोग के लिए बना है। ये बेसिकली छोटे लोग के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, क्योंकि छोटे लोग के धंधे में मगजमारी बहुत होती है और उससे बुक्स और ऑडिट का झमेला होता है ना, इरिटेट होता है। और छोटा मतलब इधर अप टू 2 करोड़ वाला बंदा। ओके, तो टेल मी, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कोई सेल्स लेके बैठा है, अरे तो उन लोग को पूरा ऐसा डिटेल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और फिर उनको बुक्स, ऑडिट वगैरह भी मेंटेन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो आज मैंने स्टार्टिंग में सेक्शन बताए थे ना 44AA के हिसाब से। लेकिन इन लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा। और पता है इधर सिस्टम क्या है, इधर प्रिजम्पटिव मतलब 8% ऑफ सेल्स। मीन्स गवर्नमेंट क्या अज्यूम कर रही है, अगर तू गुड्स बेचता है, एक गुड्स अगर 100 रुपये में बेचता है ना, तो 100 में से 92% तेरा खर्चा हो गया और 8 रुपया तेरा नेट जेब में आया प्रॉफिट। ये अजम्पशन है, प्रिजम्पटिव मतलब प्रिज्यूम किया है। अब इसमें तेरे को बहस करना है ना, तो फिर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। चुपचाप मान ले तो अच्छा है, और मानने में क्या तकलीफ है, 8%। अरे धंधे में अच्छा मार्जिन होता है, लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती तो 8% दिखा तो भी हम खुश है। मतलब 8% का मीनिंग क्या है कि अगर मैं प्रोडक्ट को 100 में बेचता हूं तो 92% गवर्नमेंट अज्यूम करे मेरे खर्चे हो गए और 8 रुपया मेरे जेब में नेट प्रॉफिट आया। बस ये चीज तेरे को बतानी है। और उसमें भी कभी कभी तो 6% है। अगर तेरे धंधे में जो सेल्स होती है, सेल करके जो पैसा आता है ना, अरे माल बेचते तो पैसा आता है कस्टमर से, वो जो कस्टमर से पैसा आया वो चेक में आता है। चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक,
ड्राफ्ट या ईसीएस तो 8 छोड़ 6% लेने मिलेगा। और सी, कोई भी धंधे में ऐसा नहीं है कि पूरा चेक में होता है कि पूरा कैश में होता है, मिक्स्ड होता है। अरे जैसे आज मेरी जूते की दुकान है, आज जूते की दुकान में मैं जूते बेचता हूँ, कोई कस्टमर जूते खरीद के आता है कैश देता है, और कोई कस्टमर जीपे करता है, कोई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। अरे धंधे में तो मिक्स्ड होता है ना सब। तो लॉ ने कहा ठीक है, अगर तेरे धंधे में सब मिक्स्ड है तो जो सेल्स का पैसा तुझे अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस में मिला था उतनी सेल्स का 6%, और बाकी सेल्स जहां तुझे अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट टीसीएस नहीं मिला था उसका 8%। मतलब एक्चुअली ये दोनों परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी, मैंने दो बताई अलग चीज है, लेकिन कोई भी धंधे में सिर्फ 8 हो सिर्फ 6 हो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा धंधा लेके बैठते हैं तो क्या कुछ सेल्स में कस्टमर रोकड़ा देके आता है, कुछ सेल्स में कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो वो हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये देखो लुक, या 8% या 6% ऑफ सेल्स। ओके, और क्वेश्चन में बताएंगे जितनी सेल्स का चेक वेक में पैसा मिला 6 ले लेना, और जितने का कैश मिला उतना 8 ले लेना, फिर जो 6 आया 8 आया दोनों का ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो ना, अगर एक्सेप्ट कर लिया नो बुक्स नो ऑडिट, ज़्यादा डिक्लेयर किया तो नो बुक्स नो ऑडिट, कमती डिक्लेयर करना है तो भाई तू डिक्लेयर कर कमती इनकम, लेकिन बुक्स भी मेंटेन करना पड़े, ऑडिट भी करना पड़े। ओके, अब सुनो, ये 8 और 6% के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। पहले वेट, मैंने कहा 6% अपने को कब मिलेगा, अगर हमने गुड्स बेचा है और उसका पैसा कस्टमर ने अपने को, नहीं 6% के लिए कैश नहीं, 6% चाहिए तो कब, अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस से दिया है। लेकिन तकलीफ क्या होती है, बहुत और हम लोग गुड्स बेचते हैं ना उधार पे बेचते हैं। अब उधार पे बेचा है तो उसका तो पैसा ही नहीं आया, तो पता कैसे चलेगा कि अपने को सेल करके कैश मिला है कि चेक मिला है। अरे मैंने गुड्स कस्टमर को बेचे लेकिन क्रेडिट सेल से, और क्रेडिट सेल में तो पैसे ही नहीं आए, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि वो चेक है कि कैश है। तो इसके लिए लॉ ने क्या बोला है, हम एक काम करेंगे, तुमने उधार पे माल बेचा है ना, तो हम लोग वेट करेंगे कि कस्टमर जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और लॉ ने क्या बोला है कि उधार पे बेचे हुए माल का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी तुझे चेक में पैसा आ गया ना तो तेरे को 6% लेने मिलेगा। मतलब हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक राह देखेंगे। अरे मतलब समझा नहीं, ये देखो लुक, अगर मैंने मार्च में भी सेल किए ना उधार पे, एक सेकंड जो बताऊं वही देखना, ये देखना, ये देखो, अगर मैंने मार्च के महीने में भी गुड्स बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया होगा, तो ठीक है, मार्च की सेल्स का अपने को मार्च में तुरंत पैसा नहीं मिला, उधार पे बेचा है तो कभी ना कभी तो मिलेगा। और कस्टमर को हम लोग कितनी उधारी देते हैं अक्सर, 30 दिन 60 दिन 90 दिन, उससे ज़्यादा क्या उधारी देंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है ना, हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो वेट कर लेंगे। सी, सेल्स तो अपने को अप्रैल टू मार्च का ही पकड़ना है, लेकिन मार्च में अगर उधार पे माल सी, मार्च के पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उधारी हुई होगी तो ड्यूरिंग द ईयर पैसा भी रियलाइज हो गया होगा। लेकिन क्या मार्च में अगर किसी ने माल बेचा होगा तो उतने में तो ईयर ही खत्म हो गया, और ईयर खत्म हो गया मतलब क्रेडिट सेल के पैसे मिले ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है ना, हम कौन सा बोलते हैं मार्च के पैसे मार्च में आ जाने चाहिए, मार्च का पैसा अप्रैल मई जून लेटेस्ट अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी पैसे मिल गए ना तुझे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होता है, 31 जुलाई है ना, तब तक भी पैसा आ गया तो हम लोग तेरे को 6% लेने देंगे। तो सी, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मजा आएगा। देखो ये देखो, ऐसे अज्यूम करो मेरा अप्रैल से मार्च के बीच में इतना सेल्स हुआ था। अपनी एग्जाम में ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। तो अज्यूम करो अप्रैल से मार्च के बीच में मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई थी, 100 की सेल्स हुई थी, 100, ऐसे 100 रुपया लिया है। अब उसका ब्रेकअप देखो ना, 100 रुपये की सेल्स में से 14 रुपये का मेरे को कैश मिला है। ओके, तो जितनी सेल्स का मुझे कैश मिला है तो उधर 6% नहीं मिलेगा, 8%, तो उसको मैंने 8% से मल्टीप्लाई किया है। ओके, फिर ऐसे अज्यूम करो 60 रुपीज़ की सेल्स के लिए कस्टमर चेक दे के गया था, चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक दिया था,
और वो भी PY मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही, मीन्स अपना ईयर 23-24 है ना, जो ईयर का सेल है वो ईयर में पैसा मिल गया तो अच्छा है ना। और वो भी चेक में मिला तो मैंने क्या लिया, देखो 6% लिया हुआ है ना। फिर 20 रुपये की ऐसी सेल्स थी ना जिसका पैसा चेक में तो मिला है, लेकिन स्क्रीन पर देखो टाइमलाइन पे जिस साल में बेचा उस साल में नहीं, ये वाले पैच में मिला था, दिख रहा है, डिजाइन में बना रहा हूं। और अप टू द ड्यू डेट मिला था, ये पढ़ क्या लेगा, नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट, तो चलेगा ना। सी सेल तो इस साल की है ना, पैसा भले नेक्स्ट ईयर में भी रियलाइज हुआ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, और वो भी चेक में हुआ है, तो अपने को चेक वाले का बेनिफिट जो होता है ना 6% मिलेगा। तो देखो 6% लिया है मैंने, लेकिन 6 रुपये की मेरी ऐसी सेल्स थी ना उसके पैसे अभी तक मिले ही नहीं। सेल तो कब हुई थी, करंट ईयर में, और उसका पैसा ना तो करंट ईयर में मिला है ना नेक्स्ट ईयर मिला है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आके भी निकल गई। मतलब कस्टमर ही ऐसे पागल जैसे होंगे, पैसा दे ही नहीं रहे। अब पैसा मिल ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी फिर तो देखो 8% लेना पड़ेगा। 6% चाहिए तो पैसे मिल जावे और चेक में मिल जावे, ड्राफ्ट ECS, लेकिन तेरा कस्टमर तेरे को पैसा ही नहीं दे रहा है। और हम तो तेरे लिए रुके भी ना यार, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न रुके। कोई भी कस्टमर क्या है 1-2 महीने में तो पैसा दे ही देता है, लेकिन तेरा कस्टमर चलना तूने मार्च में भी माल बेचा होगा, ड्यू डेट तक भी पैसा नहीं दिया, तो फिर अभी हम लोग नहीं रोकेंगे। जिस सेल का तुझे पैसा नहीं मिला उसका 8%। इन शॉर्ट सी मैंने इधर सब वेराइटी ले ली है। कुछ सेल्स का पैसा कैश में मिला है, किसी का चेक में मिला है वो भी सेम ईयर में, और किसी का चेक में मिला है बट नेक्स्ट ईयर अप टू ड्यू डेट, और कुछ सेल्स का पैसा ही नहीं मिला है, और जिसका पैसा नहीं मिला उसका 8% लेना है। ये देखो, फिर देखो ये क्या करेंगे, ये सब अमाउंट्स को क्या करना है, ऐड करके क्या आएगा बताओ, ऐड करके मेरा आया इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये 5 हेड्स में शामिल होगा, है ना, 5 हेड्स के अंदर इसको घुसेड़ देंगे। कहाँ से आया 6.4, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मेरा हो गया पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एंड फिर बाकी हेड्स को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम एंड सो ऑन। ओके, तो ये छोटा एक सम के फॉर्म में आ सकता है। तो ये अपना 44 AD हुआ, AD। ओके, फिर इसके बाद है ना, लुक हियर, अपना ये सब सेक्शन हो गया ना 44 डबल ए करवाया है ना, फिर AB 44 डबल ए बुक्स का था, AB ऑडिट का था, 44 AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस का था, ADA प्रोफेशनल्स का था, मेल फिट कंपनी, और AD इज फॉर अदर बिजनेस। बड़ा अदर बिजनेस में ना एजेंसी बिजनेस को प्रिजम्पटिव नहीं मिलता है। ये जो था ना ये सिस्टम है ना, अदर मतलब कोई भी धंधा हो, कपड़े का धंधा, केमिकल का धंधा, जूते का धंधा, शैम्पू बेचने का धंधा, रिटेल धंधा, कोई भी धंधा, बट एजेंसी बिजनेस को 44 AD नहीं मिलता है। ये क्या कभी MCQ में आ गया तो याद रखना, एजेंसी बिजनेस को प्रिजम्पटिव नहीं मिलता है, बाकी हर बिजनेस को मिलेगा। और उसमें भी ट्रांसपोर्ट है तो 44 AE, और कोई है तो AD, प्रोफेशनल का AE। अरे हाँ, इधर भी एक अमेंडमेंट था, सॉरी रह गया। लुक, इधर भी है ना, अभी तक क्या था कि 2 करोड़ तक वालों के लिए प्रिजम्पटिव गवर्नमेंट ने दिया था ना, अभी इन लोग ने चेंज किया है कि 3 करोड़ वाले भी, ये 3 करोड़ 2 करोड़ क्या सेल्स है मेरी, मतलब 3 करोड़ तक भी सेल्स हुई ना तब भी मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि मेरे धंधे में जो रिसीव होता है रिसीट्स, 95% और मोर ऑफ माई रिसीट्स शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ECS। मतलब थोड़ा बहुत 5% कैश चलेगा, लेकिन 95% और मोर मेरे को जो भी रिसीव हो रहा है सब चेक ही चेक में मिलना चाहिए। चेक मतलब अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट यार ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट 3 करोड़ तक वालों को भी प्रिजम्पटिव का बेनिफिट देगी। ओके, तो कभी भी चेक करना है कि प्रिजम्पटिव मिलेगा कि नहीं, तो पहले चेक करो उसके धंधे के रिसीट्स 95% मोर चेक में, तो 3 करोड़ तक वाले लोग भी एलिजिबल है, वरना 2 करोड़। ओके, ऐसा पॉइंट कहाँ है, देखो इधर आया था, चेक कर दो, मैं रिवर्स जा रहा हूँ। फिर प्रोफेशनल लोग में भी था, ये प्रोफेशनल में अगर ऐसा हो जाए तो 75 lakhs बिकम्स द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। एक और जगह था ऑडिट में, ऑडिट के लिए क्या था, ऐसे तो 1 करोड़ के ऊपर होता तो ऑडिट करना पड़ता है ना, लेकिन कोई लोग के लिए 10 करोड़ बिकम्स द ऑडिट क्राइटेरिया।
उधर भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन उधर रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों 95% और मोर चेक से होने चाहिए। अरे और प्रिजम्पटिव में तो 95% खाली रिसीट्स ही देखते हैं। प्रिजम्पटिव में अपने को अपर लिमिट कब मिलती है, जब रिसीट्स चेक में हुई तो, और ऑडिट में ये अपर लिमिट कब मिलेगी, रिसीट्स के साथ साथ पेमेंट भी दोनों अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट सीसीएस से हुआ ना तो 10 करोड़ वाला अपर लिमिट मिलेगा। ओके, तो 95% वाला रूल 3 जगह है, ऑडिट में, लेकिन उधर रिसीट्स प्लस पेमेंट दोनों, और फिर प्रोफेशनल लोग में था ये 50 के बदले 75 मिलेगा, और 44 एडी में भी था 2 करोड़ के बदले 3 करोड़। ओके, तो ये हो गया। फिर बाद में सुनो, चैप्टर की थियरी खत्म हो चुकी है, अब है ना तुम लोगों को सम सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा। ये देखो सम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो थियरी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पहला क्वेश्चन आता है ना, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ओरिएंटेड ही होता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने कमिट नहीं किया, बट ये ट्रेंड है। तो सी हियर क्वेश्चन में इन लोग क्या देंगे, इधर देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, ये दिख रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जूम करके बता दो, ऐसा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा। देख लो, एक बार नजर घुमा लो, इतना छोटू सा पीएनएल नहीं होगा, अच्छा खासा बड़ा पीएनएल अकाउंट दे देते, लेकिन पीएनएल अकाउंट में घूम फिर के क्या होगा, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम। लेकिन इधर तुम लोग को कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करेंगे, सब खर्चा और इनकम मिक्स करके देंगे, और अपने को छांटना पड़ेगा क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, और सेक्शनों का नॉलेज काम आएगा टू डिसाइड कि क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। तो सी मैं क्या करूँगा मालूम है, ये देखो सबसे पहले डेबिट साइड को देखेंगे। ये देखो डेबिट साइड दिख रहा है, डेबिट साइड में जो भी खर्चे अलाउड लिखे ना उसको टिक करेंगे। ऐसा टिक मारना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा। पेंसिल से करो भले, तो पेंसिल से जो भी खर्चा अलाउड है उसको टिक कर देना, और जो खर्चे नॉट अलाउड है उसको क्रॉस कर देना। और पता है डेबिट साइड में अपने को नॉलेज क्या काम आएगा, मैंने चैप्टर तुमको 4 पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 का नॉलेज काम आएगा। पार्ट 1 क्या था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37, पार्ट 2 था एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। ये 2 पार्ट अगर किसी का तगड़ा हुआ ना तो डेबिट साइड में जो देना है देने दो, मैं डिसाइड कर पाऊंगा, और डिसाइड क्या करना है, अलाउड के नॉट अलाउड। ओके, और कभी कोई सेक्शन याद भी नहीं आवे तो कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड लगे ना तो अलाउड ऐसे टिकड़ा मार देने का, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो चौकड़ी मार दो। चौकड़ी मतलब क्रॉस मार्क। ओके, क्रॉस मार्क कर दो। फिर क्रेडिट साइड में अपने को नॉलेज लगेगा सेक्शन 2841 का। मैंने पता है पिछले लेक्चर में सेक्शन 28 में तुमको 9 इनकम बताई थी, और सेक्शन 41 में 2 इनकम बताई थी। तो 28 और 41 में से कुछ इनकम दिखी ना तो बोलना चाहिए हाँ ये तो बिजनेस की इनकम है, तो उसको ऐसे टिक कर देना। लेकिन कोई इनकम ऐसी दिखी ना जो 28 और 41 में नहीं फॉलो होती है, और वो दूसरे हेड में फॉलो होती है। दूसरे हेड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, को दूसरे हेड का है, तो उसको ऐसे चौकड़ी मार देना। क्या बोल के, नॉन बिजनेस इनकम। ओके, तो पहले सब में क्या करने का, टिकड़ा चौकड़ी मार देने का। फिर टिकड़ा चौकड़ी मारने के बाद है ना अपना आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होता है। ओके, अपना आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होगा, और नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे मालूम है, जो जो चीज डेबिट साइड में रॉन्ग होंगी ना, रॉन्ग, उनको वापस ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करते, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकला था, नेट मतलब डेबिट साइड को पूरा लेस करके नेट है, नेट। तो उसमें जो जो चीजें सही थी ना उसको कुछ मत करो, सही का मतलब वो माइनस होना चाहिए, और हुआ है ना, और नेट का मतलब नेट ही है वो। लेकिन जो चीजें रॉन्गली माइनस हुई थी उसको पलटी मार दो, ऐड बैक कर दो। तो क्या करेंगे, आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होगा, और डेबिट साइड में जो जो रॉन्ग होगा ना उसको ऐड बैक कर दो। ओके, फिर क्रेडिट साइड में क्या करना है, ये देखो क्रेडिट साइड में भी है ना ये सब चीजें ऐड हुई थी, लेकिन इनका ऐड होना तो सही था ना क्योंकि बिजनेस का इनकम है। लेकिन ये लोग जो होंगे ना, कौन लोग, नॉन बिजनेस इनकम, ये जो गलती से प्रॉफिट में जुड़ गए इनको लेस करना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मेट कैसा हो गया बताओ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस नॉन बिजनेस इनकम, ऐसा फॉर्मेट होता है। ये देखो फॉर्मेट बना हुआ, देखो इधर दिख रहा है क्या लिखा है, पहले चेक कर दो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना था, 220 था, है ना। फिर क्या किया, ऐड डिसअलाउड, मतलब डेबिट साइड में सी पहले टिक मार्क क्रॉस मार्क कर दोगे, फटके में सॉल्व हो जाएगा आंसर। मतलब जो भी डेबिट में क्रॉस 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 किया ना वो ऐड कर दो, डेबिट साइड के क्रॉस मार्क्स। फिर क्रेडिट साइड में जिनको क्रॉस किया वो सब
लेस कर देना। फिर इसके बाद भी सम खत्म नहीं होता। ये देखो क्वेश्चन में इन लोग है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कोई खर्चा हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। और रिकॉर्ड करना भूल गए मतलब सही है कि गलत है? गलत है। भूल कैसे गए? करो रिकॉर्ड। और खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे ना तो साਡਾ प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे सोच, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है और तू खर्चा लेना भूल गया था। ऐसे कैसे भूला? भूलने का नहीं, अभी ले लो उसको। अभी उसको लेंगे तो अपना प्रॉफिट तो उतर जाएगा ना, क्योंकि खर्चा भूल गए तो अभी उसको लेंगे तो प्रॉफिट उतरेगा। और उतरेगा मतलब ये देखो क्या हो जाएगा, लेस। इधर देखो क्या लिखना चाहिए, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। सी एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे एग्जाम्पल था, कोई भी खर्चा बिजनेस का तुमको लगे ना यार ये तो अलाउड है और इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करना भूल गए, तो भूली भी चीज़ों को लेस कर दो अगर वो खर्चा है तो। हाँ, बाई चांस एडवर्टाइजमेंट की जगह कोई बिजनेस की इनकम होती, जैसे बिजनेस की इनकम में होता है ना वो नॉन कम्पीट फीस था, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस जो सेक्शन 28 में था, ऐसी कोई भी बिजनेस की इनकम भूल गए ना तो इनकम भूले तो ऐड करो, क्योंकि इनकम भूल गए तो अब इसको लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये देखो अपने फॉर्मेट में ऐसा आता है, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। सी ये फॉर्मेट ऐसा है ना फुल प्रूफ है, मतलब कितना भी टफ सम हो ना फिट होगा इसमें, आंसर इसमें फिट होके ही रहेगा। लेकिन मेन चैलेंज क्या होगा, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड में अपने को टिक मार्क क्रॉस मार्क करने आना चाहिए। उसके लिए अपना थियरी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैंने सेक्शंस पढ़ा है ना वो है ना। तो ये फॉर्मेट रट लो। और सी वर्स्ट केस में क्या, ये फॉर्मेट भी ढंग से लेके आ गए ना, थोड़ा बहुत एक दो चीज रॉन्ग हुआ तो पूरा 0 थोड़ी मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अपने को पूरा राइट करना है। तो ये फॉर्मेट याद हो गया। फिर है ना क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का टिपिकल ट्रीटमेंट आता है। ये देखो डेप्रिसिएशन की एक खास थियरी ले रहा हूं। तुम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस के सम सॉल्व करोगे ना, हर सम में डेप्रिसिएशन 2 बार मिलेगा। क्यों? स्क्रीन पर देख के बताओ। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होगा, वो एज पर अकाउंट्स होता है, और अपना एज पर इनकम टैक्स वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे देंगे। ओके, अब देखो अपने को आंसर तो नेट प्रॉफिट से चालू करना पड़ता है ना। अब नेट प्रॉफिट से चालू करते तो नेट है, तो उसमें अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, तो उसको अपने डिसअलाउ करके ऐड बैक करना पड़ेगा। अरे क्रॉस किया मतलब वो अलाउड है क्या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। एक्चुअली डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, लेकिन एज पर अकाउंट्स वाला थोड़ी अलाउड है। तो इसको मैं चौकड़ी मार के रखाऊंगा और इसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। देखो इधर किया हुआ है, लुक हियर, दिख रहा है? नेट प्रॉफिट अपना 80 था, तो 80 रुपीज का नेट प्रॉफिट पहले लिख दिया, फिर उसमें जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स था उसको ऐड बैक कर दिया। ओके, ऐड क्योंकि वो पहले लेस किया हुआ था ना। फिर अपना जो इनकम टैक्स वाला है ना उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस पे डालो। अनरिकॉर्डेड क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है, बुक्स में तो अकाउंट्स वाला होता है, तो इनकम टैक्स वाला रिकॉर्डेड नहीं होता, तो उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, और वो इधर लेस हो जाएगा। देखो ये इन शॉर्ट एज पर बुक्स वाला ऐड बैक कर दो नेट प्रॉफिट में, और एज पर इनकम टैक्स वाला लेस कर दो, और उसकी फिक्स्ड जगह बना दो। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस फिक्स्ड जगह बना दो। ओके, किसकी? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स की। तो ये भी दिमाग में फिट कर लेना। फिर एक और चीज तुमको बता रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म का सम आया तो उसमें कुछ और स्पेशल चीज है। मैं तुमको सम सॉल्व करना सिखा रहा हूं। पहले मैंने तुमको बेसिक फॉर्मेट बता दिया, अब उसमें डेप्रिसिएशन को कैसे टैकल करना चाहिए वो बता दिया। अब मैं तुमको है ना पार्टनरशिप फर्म का सम आया तो क्या करना चाहिए। सी पार्टनरशिप फर्म के सम में ना सब नॉर्मल होगा, लेकिन 2 चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी 2 चीज दिख रही है? मैंने हाईलाइट की है, ब्लैक कलर में भी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स, ये 2 चीज का स्पेशल इफेक्ट आता है। जैसे मैंने अभी तुमको डेप्रिसिएशन का जैसे मैंने अभी तुमको डेप्रिसिएशन का स्पेशल इफेक्ट बताया ना कि पहले ऐड बैक कर दो फिर लेस करो, वैसे पार्टनरशिप फर्म में वो जो आता है ना इंटरेस्ट और सैलरी टू पार्टनर, उसका भी स्पेशल इफेक्ट है। तो सी वो स्पेशल इफेक्ट कैसे आता है, लुक हियर। ये पूरा सम ही सॉल्व कर लेते ना। ये देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हर सम में टिक मार्क क्रॉस मार्क करना पड़ता है। तो डेबिट साइड में देखो एडवर्टाइजमेंट को टिक क्यों किया है? क्योंकि अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 37(1) एडवर्टाइजमेंट नॉट अलाउड को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हुआ तो नॉट अलाउड, तो मैं उसको क्रॉस करता, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं तो टिक कर देंगे। फिर आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अलाउड ही नहीं होता है, क्रॉस मार्क। फिर
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है ना 12% तक अलाउड है, बाय हार्ट करो 12%। लॉजिक वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अपने टाइम नहीं उतना, तो 12% अलाउड है। तो क्वेश्चन में ये लोग जानबूझ के ना 15-16% देंगे, तो अपने को 12% क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ये देखो मैंने कैसा किया, इधर क्वेश्चन में 15% दिया था ना, 15% के हिसाब से 3 लाख है, तो 12% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब अमाउंट लाखों में दिया, तो 3 लाख 15% के हिसाब से ना, तो 12% के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आता है। देखो मैंने 2.4 को टिक कर दिया है और 0.6 को क्रॉस किया, मतलब ब्रेकअप करना पड़ेगा। 12% जितना टिक, बाकी का क्रॉस। और पता है क्रॉस मार्क है ना बड़ा सुंदर बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मेट में ये देखो, अपने फॉर्मेट में अपने एक एक करके डेबिट साइड के क्रॉस मार्क की लिस्ट बनाते हैं, तो क्रॉस मार्क ढंग से किया करो। फिर सैलरी टू पार्टनर्स का क्या रूल है में, एक बार नेट प्रॉफिट में सब एड बैक कर दो। ऐसे मान लो सब नॉट अलाउड है, सब नॉट अलाउड है, सब नॉट अलाउड है, जबकि एक्चुअली पार्टनर को जो सैलरी देते हैं ना वो अलाउड है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, और उसकी लिमिट है ना स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती अपने को। जैसे इंटरेस्ट की तो लिमिट मुझे मालूम ही थी 12%, तो उसको तो सटा दिया मैंने, लेकिन पार्टनर की जो सैलरी है ना उसकी लिमिट ही कुछ ऐसी है ना कि अपने को स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती है। तो क्या करने का मालूम है, एक बार उसको नेट प्रॉफिट में सब एड बैक कर दो। सिर्फ चौकड़ी मारा मतलब क्या है, वो नेट प्रॉफिट में कटा हुआ था उसको वापस एड बैक कर दो, और एड बैक करके उसको बाद में लेस करूंगा लेकिन लास्ट में। तो ये देखो मैंने सॉल्यूशन कैसे किया। अरे हाँ, एक बार क्रेडिट साइड भी देख लो ना, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट को टिक किया है क्योंकि बिजनेस की इनकम है, जो बिजनेस का उसको टिक कर दो, सेक्शन 28 में था ना। लेकिन इंटरेस्ट इनकम को बोलना चाहिए भाई तू इफॉस वाला है, इनकम फ्रॉम अदर्स था ना, DW रामू फकीर, फकीर में आई क्या था इंटरेस्ट इनकम, तो इसको बोला भाई तू इफॉस वाला है, यहाँ क्या कर हट, और हट बोल के कट, और उसको क्रॉस कर देना चाहिए। और सी बाजू में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिखो, क्योंकि एग्जाम में जो सम आता है ना खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस ही नहीं सॉल्व करना है, सब कुछ करो। तो इसको बिजनेस में से हमने बोल दिया हट फुट 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 इसको इसको, लेकिन उसको इज्जत पूर्वक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पिठाना पड़ेगा। ओके, एनीवेज ये मार्किंग होगी। फिर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे किया देखते हो, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट से आंसर चालू होता है, सही है। फिर क्या करते हैं, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस। डिसअलाउड एक्सपेंस लिखते ना, अपनी आंखें डेबिट साइड की चौकड़ियों पे होनी चाहिए, डेबिट साइड के क्रॉस मार्क पे। तो ये देखो डेबिट में क्रॉस क्या क्या था, RDD था, तो वो एक सेकंड RDD था, तो इसको मैंने लिख दिया इधर, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी था, एक सेकंड कितना था 0.6, वो भी इधर लिखा है देखो। फिर सैलरी टू पार्टनर सब क्रॉस कर दिया था, वो भी लिख दिया इधर, देखो कितना था 1 2 2 5 था ना, तो इधर लिखा है। तो डेबिट साइड की सब चौकड़ियां ऐड कर दी। फिर क्रेडिट साइड की चौकड़ियों को लेस करो, क्या लिख के, लेस नॉन बिजनेस इनकम, और क्रेडिट साइड में एक ही आइटम क्रॉस मार्क है तो इसको लेस कर दिया 6, दिख रहा है 6। फिर लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, पता है अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में फेमस आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, लेकिन मेरे सम में डेप्रिसिएशन डाला ही नहीं मैंने, तो जाने दो ना। तो लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। फिर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अपना पार्टनर सैलरी का इफेक्ट बाकी है। पार्टनर सैलरी को मैंने एक बार तो नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया, अब उसको लेस करना है। अब कितना लेस करना देखो, सुनो इधर देखो ना, मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है ना, इससे मैंने यही चीज को है ना अगले पेज पे वापस कॉपी किया है ताकि मुझे जगह सफिशिएंट मिले। तो ये देखो सेम चीज तुमको अगले पेज पे दिखेगी, सेम चीज है। ये देखो अपने कहां तक पहुंचे थे, आंसर 3.6 पे पहुंचे थे ना, तो देखो 3.6 इधर लिखा है, इधर तक मैंने सिखा दिया, वापस मत देखने बैठो, टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो सी अपना जो आंसर है ना अभी, ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि पार्टनर की सैलरी अभी तक लेस करनी बाकी है ना, इसको बुक प्रॉफिट्स बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, बुक प्रॉफिट्स। जो आंसर है ना उसके बाद, जैसे ये वाला ही आंसर, इसके बाजू में लिख देना चाहिए बुक प्रॉफिट्स। फिर बाद में लेस डिडक्शन फॉर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। ये क्या लिखा है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या लिखा है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब उसका डिडक्शन कितना मिलता है देखो, एक लिमिट है, ये देखो फॉर्मूला है उसका, एक्चुअल जो दिया वो और लिमिट विच आर इज लेस। सी कभी भी गवर्नमेंट लिमिट डालती है, उसका मतलब क्या, लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, विच आर इज लोअर। तो सी ये फॉर्मूला याद कर लो, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और लिमिट दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लेंगे। एक्चुअल रेम्यूनरेशन देखो सब में दिया है, कितना था, तीनों पार्टनर की एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितनी है
5 लाख, तो 5 लाख हो गया। बट सी एक्चुअल में भी स्लीपिंग पार्टनर का मत लेना, बाई चांस इधर स्लीपिंग पार्टनर का सैलरी दिया होगा तो मत लेना। जैसे मान लो ये जेड स्लीपिंग पार्टनर तो मत लेना, तो फिर 1 और 2 3 लाख ही हो गया। तो सी इधर मैंने जो लिखा है ना, ये पढ़, एक्चुअल रेम्यूनरेशन वो वर्किंग पार्टनर का होगा, एक्टिव पार्टनर का, स्लीपिंग का नहीं लेना है। स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी देना ही नहीं चाहिए, तो अपने डिडक्शन सिर्फ एक्टिव पार्टनर का लेंगे। फिर ये लिमिट देखो कैसे निकाली है, लुक हियर, जो अपना आंसर आया था ना ये, उसके 2 टुकड़े करो, अप टू 3 लाख और बैलेंस, और अप टू 3 लाख का 90% निकालना चाहिए, दिख रहा है 90%, और उसको कंपेयर करना चाहिए 1,50,000 से। इन दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट है सिलेक्ट कर लो। क्या किया बताओ, जो भी आंसर आया ना उसमें से 3 लाख तक अलग कर दो। 3 लाख तक मतलब कम हुआ तो कम ही लेंगे, जैसे ये तो 3.6 है ना, भरपूर आंसर है, भरपूर है, लेकिन 3.6 के बदले 1.6 होता तो 1.6 का 90% लेता। लेकिन ये तो बड़ा अमाउंट है, तो इसमें से 3 लाख को अलग कर दिया, उसका 90% निकालो, कितना आता है 2,70,000, कंपेयर विद 1,50,000। 1,50,000 फिक्स्ड है। सी रेगुलर लेक्चर में ये सब का मैं लॉजिक बता दो, लेकिन अपने उतना टाइम नहीं अभी बाय हार्ट कर लो कि जो भी आंसर है उसमें 3 लाख अलग करके 90% निकालना है, फिक्स्ड 90%, एंड फिर कंपेयर विद 1,50,000 भी फिक्स्ड है। फिर दोनों में से विचर इज हायर लेना, वो भी फिक्स्ड रूल है। फिर इधर जो बैलेंस आएगा ना, सी बैलेंस मतलब ये 3.6 में से 3 लाख तो खींच लिया, बैलेंस कितना बचा 60,000, उस बैलेंस का 60% लेना है, 60% ही फिक्स्ड रूल है। अरे मतलब 2 टुकड़े करो, एक तरफ 3 लाख कम हुआ तो कम, एंड फिर बैलेंस, फिर इसका 90% और 1,50,000 विचर इज हायर, और बैलेंस का 60%, इधर विचर इज हायर बाहर कुछ नहीं है। फिर इस तरह से देखो, इधर विचर इज हायर में कौन जीता 2,70,000, और ये 60% वाले में 36,000 आया। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 3,06,000 आ गया। मतलब इससे ज्यादा पार्टनर को सैलरी देने का नहीं। लेकिन ये महाशय लोग कितना दे रहे, 5 लाख। नहीं चौल बे, बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक्चुअल 5 लाख बैठा ही था, लेकिन उसकी चलेगी नहीं, लिमिट कितनी थी 3.06, तो दोनों में से विचर इज लोअर क्या है 3.06। ओके, तो ये आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन शॉर्ट मैं चालू कैसे किया था, देखो पहले मैंने एक से ना, पहले मैंने तुम लोग को बच्चों को है ना एक फॉर्मेट सिखा दिया, फिर फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन को कैसे टैकल करना जो बताया। अब क्या बताया मैंने, फॉर्मेट में अगर पार्टनर का कुछ दिया तो उसको कैसे टैकल करना है, और सिंपल है, इंटरेस्ट का 12% तक अलाउड कर दो, बाकी का क्रॉस कर देना। और सैलरी का क्या है, एक बार तो नेट प्रॉफिट में सभी ऐड कर दो। ऐड कहाँ करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंस की लिस्ट में, एंड फिर उसको अंत में लेस करेंगे। अंत मतलब एकदम एंड में लेस करेंगे, और वो लेस करते टाइम अपने को ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर्स और लिमिट विचर इज लेस। और लिमिट कैसे निकालनी है वो इस अमाउंट पे निर्भर करता है। इसके 2 टुकड़े कर दो, एक तरफ 3 लाख, एक तरफ बैलेंस 3 लाख का 90% और 1,50,000 विचर इज हायर, और बैलेंस का 60%, वो टोटल करके आ जाएगी लिमिट। ओके, ऐसे इन लोग पार्टनरशिप फर्म का सम कम पूछते हैं, लेकिन बाई चांस आ गया तो अपने को सॉल्व करने आना चाहिए ना यार। तो ये हो गया, तो मैंने तुमको फॉर्मेट सिखा दिया।